नाम रतीश है, मैं आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर के लिए काम करता हूँ। सज्जाद साहब से तो आप सब लोग वाकिफ़ हैं, हैदराबाद हेरिटेज की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं। आज हम लोग घूमे इधर कुतुबशाही टूम्स में, जहाँ हम 2013 जनवरी से मरम्मत का काम कर रहे हैं। इधर सारे जो 100 के करीब मॉन्यूमेंट हैं, तो 60 के करीब मॉन्यूमेंट पे काम ख़त्म हो चुका है। ये उसी, चाहे वो मकबरे हों या बावलियाँ हों या गार्डन पवेलियंस हों, बाग हों, वही मटेरियल इस्तेमाल करके जो 16वीं शताब्दी में काम किया था संग और चूने के लेके, ये 2024 तक पूरा काम हमारी उम्मीद है ख़त्म हो जाएगा। और तब जब ये हो जाएगा तो ये एक ऐसी साइट है जो हिंदुस्तान में सबसे इम्पोर्टेंट टूरिज़्म साइट बनने की पोटेंशियल रखती है। इस साल से ये यहाँ जो ये काम चल रहा है, तज़ीन नौ कहना इसको मतलब तो सही नहीं होगा। रेस्टोरेशन, कंजर्वेशन और रिपेयर में फ़र्क होता है। यहाँ सही कंजर्वेशन जो इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स हैं, जो बैनुल अक़वामी सतह पे तय की गई हैं, उन उसूल के तहत, उन उसूलों के तहत यहाँ काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट यहाँ हो रहा है। इसके आसार आपको जो है सिर्फ यहीं नहीं बल्कि पूरे शहर पे नज़र आएंगे। मेरी उम्मीद है कि यहाँ जो काम हो रहा है ये बेंचमार्क होगा। इसको देख के और भी लोग जो है ये समझेंगे कि ऐसे काम हो सकते हैं। अभी तक रिवायतन हमारे यहाँ ये होता रहा है कि आम तौर पे आसार क़दीमा भी एक ज़माने में ये कहता था कि बहुत मुश्किल है पुरानी इमारतों को उसी तरह उनकी मरम्मत करें जैसे कि वो बनाए गए थे, जिन मटेरियल से वो बनाए गए थे। बहुत मुश्किल है, चूना नहीं मिलता, गच्ची नहीं मिलती। लेकिन यहाँ ये बता दिया गया है कि ये सब बातें जो है वो ज़मीनी है। अगर चाहते हैं आप तो सही तरीक़े से इमारतों को रेस्टोर किया जा सकता है। हैदराबाद में जो है ये एक ही मुकाम नहीं, कई ऐसे मुकाम हैं जिन पे आपको जो है तवज्जो देनी है हैदराबादियों को। और हमको चाहिए कि जो है वो शान जो शौकत जो इन इमारतों की पुराने ज़माने में थी, वो एक बार फिर से से सरकार से हम कंजर्वेशन के लिए कोई पैसे नहीं ले रहे हैं। जो ये 100 इमारतें हैं, जितनी भी इमारतें हैं, इसकी हमने गारंटी दी कि इनको सबको हम खुद ठीक करेंगे। हमारे इस मकसद में कई लोग हमारे साथ भी जुड़े हैं, जैसे कि टाटा ट्रस्ट, अमेरिकन एम्बेसी का कल्चरल एम्बेसडर्स फंड फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन, जर्मन एम्बेसी, तो इंडिगो, ये जो अभी काम चल रहा है इंडिगो, तो सबके साथ मिल के, मतलब कि हमारा ये नहीं है कि हमने ही करना है। जितने लोग इससे जुड़ते चले जाएं, आप लोग जुड़ते हैं, हम उतना ही काम अच्छा हो जाएगा। सज्जाद साहब, ये क्योंकि शाही जो पुराना मटेरियल है उसमें कितनी कॉम्पोजिशन क्या है, वो सब जारी आर्काइवल रिसर्च, आपने तस्वीरें देखी, उधर पड़ी हुई हैं, उनको इकट्ठा करने में कई समय लगा, क्योंकि उसके बिना काम नहीं हो सकता। आपने देखा कि कई पुरानी तस्वीरें मिली तो उसकी वजह से हम काम भी कर पाए। तो जो भी काम यहाँ हो वो एविडेंस के ऊपर है, मतलब कि मर्जी के ऊपर कुछ नहीं है। मतलब कि मेरे लिए ये फूल पसंद है, उसके लिए वो नहीं है। जो कुतुबशाही ज़माने में हो गया वही रेप्लिकेट कर रहा है, तो अपनी क्रिएटिविटी इसमें कुछ नहीं है। एक उसमें आपको, हम लोगों के पास तो हमारे फैमिली साल में कम से कम एक बार जो है वो पूरे देगचे भगोने लेके यहाँ पहुँच जाते थे, पका के खा के जाते थे पूरा। तो ये एक पिकनिक स्पॉट था और मकसद भी ये था एक बाग बनाने का, खूबसूरत इमारतें बनाने की, कि लोग आए हैं। भाई दरगाह हो तो कोई दरगाह हो, किसी हालत में हो, वहाँ तो जाते जाते लोग। ऐसे शाही मकबरों पे जब भी आते हैं लोग, जब कुछ देखने की चीज़ हो या माहौल ऐसा बनाया गया हो कि उसमें अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ जो मुझे एक जिम्मेदारी जो इसके अलावा रज़ी साहब ने दी थी कि वो यहाँ के जो दरख्त हैं, जो हिस्टोरिक तक, बाद में ऐसा हुआ कई और नए नए किस्म के दरख्त लगा दी गए, कुछ भी। आजकल तो कोई दरख्त को छीन नहीं सकते आप, तो अब नए दरख्त लगाने थे और हज़ारों की तादाद में लगाए हैं दरख्त। लैंडस्केपिंग की गई है, खूबसूरती बढ़ी है यहाँ की। तो ये जो गार्डन बनाया गया उसमें ये खोजा गया कि यहाँ उस ज़माने में कौन से दरख्त थे। अब कहीं फहरिस्त तो लिखी हुई नहीं है,
تو پوری شاعری دکنی شاعری کو کھنگالنا پڑا مجھے. پھر جو ہے اس کے علاوہ جو دوسرے تحریر ہیں وہ دیکھنا پڑا. سب سے اہم جو چیز ملی وہ ایک تیلگو کے شاعر تھے ابراہیم کے زمانے میں، پوناگنٹی، پنڈت میں رہتے تھے. امین خان نے ان کو جو ہے کہا تھا کہ ایک نظم لکھو. ان کے جو امین پور ہے وہاں ابھی بھی پنڈت میں آپ گئے تو ان کا مقبرہ ہے. تو انہوں نے ایک نظم لکھی جس میں 30 قسم کے درخت امین باغ میں جو ہیں انہوں نے لکھے. اب میں خود حیران تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہاں انگور اگایا جا رہا ہے، انناس اگایا جا رہا ہے. اب کہاں ہے آپ کے پاس؟ مطلب شاہی سے اگر آپ کا مراد ہے کہ شاہی خاندان کے، وہ بھی نہیں ہے. کئی دوسرے لوگ بھی ہیں، جیسے حکیموں کی گنبدیں ہیں، جو شاہی حکیم تھے ان کی گنبدیں ہیں، شاہی کمانڈر کی گنبد ہے، اور نیک نام خاں کی چوکھنڈی ہے. تو کئی ایسے لوگ جو وابستہ تھے حکمرانوں سے، ان کی بھی یہاں مقبرے ہیں. خواتین کے مقبرے ہیں کچھ یہاں جو اہم خواتین تھے. حیات بخشی بیگم کا بہت بڑا گنبد یہاں ہے. تو بادشاہوں کی جب بات کر رہے ہیں آپ، تو یہاں 8 میں سے 7 قطب شاہی بادشاہ. آخری بادشاہ جیسے آپ سب جانتے ہیں ابو الحسن، جسے تاناشاہ کہا جاتا ہے، ان کو جو ہے یہاں سے لے جا کے نظر بند کر دیا گیا تھا. تو ان کو چھوڑ کے تمام بادشاہوں کی جو ہے خبریں یہی ہیں، مزاریں یہی ہیں. بڑی چھوٹی الگ بات ہے، وہ تو جو ہے کئی اس میں وجوہات ہیں بڑے. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اسکیل کے اعتبار سے ابراہیم کے زمانے سے اسکیل ریپڈلی بڑھتا گیا. شروع میں تو سلطان قلی قطب الملک وہ خود بہت ہی سیدھے سادے آدمی تھے، سب سے زیادہ طویل انہوں نے حکومت کی. مگر ان کو یہ احساس تھا کہ میں گورنر ہوں، طرفدار تلنگ ہوں، اور میں یہاں کا حاکم نہیں ہوں. اس کے بعد کے جو 2 بادشاہ ہیں، جمشید اور سبحان، جمشید 7 سال اس نے حکومت کی، سبحان تو 10 ہی مہینے کی حکومت کی. ان لوگوں نے اپنے آپ کو سلطان ضرور کہا ہے، لیکن یہ اتنی زیادہ عرصے تک نہیں رہے، اور جو حالات بھی میں سمجھتا ہوں کچھ ایسے سازگار نہیں تھے. ابراہیم کے آتے آتے ہمارے قطب شاہی دور کا جو ہے عروج آپ کے سامنے آتا ہے. ابراہیم، محمد قلی، یہ 2 جو ہے پیک پیریڈ ہے ہمارے کلچر کا، ہمارے یہاں کی تہذیب کا، یہاں کی کیا کہیں گے پراسپیرٹی کا. یہاں ہزاروں لاکھوں لوگ آنے لگے، اتنے آئے کہ تنگ آ کے ایک نیا شہر حیدرآباد آباد کرنا پڑا. یہ محمد قلی کے زمانے میں ہوا. اس کے بعد کی جو گنبدیں ملیں گی سب بڑے ملیں گی بادشاہوں کی. خاص طور پہ سلطان محمد کی بڑی ہے، عبداللہ کی بڑی ہے، خود سلطان محمد کی بیگم جو محمد قلی کی بیٹی تھی حیات بخشی بیگم کی، ان کی کسی بادشاہ سے کم نہیں ہے. تو یہ ہے. باقی کے جو لوگ ہیں وہ جو ہے